जानकरी इन दिनों बंदरगाह के मामलात की निगरानी कर रहा है। मैंने महसूस किया कि उबैद सलाह किसी वजह से अपने मददगारों के बारे में बताने से गुरेज कर रहा है, हालांकि वो यहाँ आस पास थे। डार्ट गन उबैद सलाह के पास नहीं थी। इसका मतलब था कि ये गन किसी और के पास थी। उबैद के पास 1.42 का ब्रेटा था जो इसकी बेल्ट में उड़सा हुआ था। यह बात मुझे महसूस तो हुई, लेकिन मैंने उबैद से शिकवा नहीं किया। उसके पास इसकी कोई ना कोई माकूल वजह थी। फिर उसने वजह बता भी थी। उसने जीप मतलूबा मकाम पर रोकी और उतरते हुए बोला, माफ करना दोस्त, मैं फिलवक्त तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। इसलिए नहीं कि तुम पर एतमाद नहीं, बल्कि इसलिए कि अगर जानकरे ने तुमसे उगलवाने के लिए कोई हरबा इस्तेमाल किया भी तो तुम उससे कुछ नहीं बता सकोगे। इन मरदूदों के पास जदीद किस्म के साइंटिफिक तरीके और दवाएं हैं जिनकी मदद से यह आदमी से अपने मतलब की बात उगलवा लेते हैं। तुम ठीक कह रहे हो। मेरे अंदर से खलिश निकल गई थी। उबैद सलाह घूमकर मेरी तरफ आया, सीने से लगा, अल्लाह हाफिज दोस्त, वो तुम्हें अपनी आमान में रखे, मुआफ करना। इसके आखिरी अल्फाज के साथ मुझे गर्दन में हल्की सी चुभन का एहसास हुआ। मेरा ज़हन सुन्न हो गया था। मारिया गिरते हुए मेरी तरफ ही देख रही थी। फिर उसके जिस्म ने चट्टान के निकले हुए हिस्से से रगड़ खाई और वो नजरों से ओझल हो गई। उसके गायब होते ही मुझे होश आया। हसन अली, वो गिर गई है। मैंने रस्सी निकाल दी थी। मारिया का बोझ कम होने के बाद मेरे लिए दूसरा हाथ छज्जे के किनारे पर जमाना आसान हो गया था। चंद लम्हे में मैं ऊपर था। इसी लम्हे हसन अली आ गया। उसका चेहरा तासुरात से आरी था और मैं बमुश्किल अपने जज्बात पर काबू पाए हुए था। हसन अली ने रस्सी निकाली और इसे नीचे की तरफ उछाल दिया। हमें जल्द नीचे जाना है। अब क्या फायदा, मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा। दुख की शिद्दत से मेरा सीना चल रहा था। इस मोहब्बत करने वाली ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। हसन अली के उभरे हुए पत्थर से रस्सी बांधी और उसे अपनी कमर में बंधे बेल्ट क्लिप से मुंसलिक कर दिया। पहले मैं नीचे जाता हूँ, जब आवाज दूं तो तुम भी आ जाना। वो कहते कहते छज्जे से तकरीबन कूद गया था। वो इतनी तेजी से नीचे गया था कि 2 मिनट बाद ही उसकी आवाज आई, यूसुफ आ जाओ। इस बार मैंने रस्सी अपनी बेल्ट क्लिप से गुजारी और उसे थामते हुए नीचे कूद गया। हवा में तकरीबन तैरते हुए मैं पत्थरों और चट्टानों से टकराता हुआ भी चंद मिनट में नीचे पहुंच गया था। मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने हसन अली को आवाज दी, आप कहाँ हैं? यहाँ बाईं तरफ झाड़ी के तले। मारिया इधर ही गिरी है, यह अभी जिंदा है। मारिया के जिंदा होने की खबर ने मेरे अंदर जैसे बिजली भर दी थी। मैं छलांगे लगाता लम्हों में झाड़ी के दूसरी तरफ पहुंच गया। हसन अली मारिया को किसी कदर हमवार जगह पर सीधा लिटा रहा था। वो बेहोश थी, चेहरा खून आलूद था और होले होले डूबता उबरता सीना उसकी जिंदगी की जमानत दे रहा था। हसन अली ने उसकी नब्ज चेक की। हालत अच्छी नहीं है, इसे जल्द अज जल्द किसी अस्पताल तक पहुंचाना लाजमी है। मेरा ख्याल है इसकी बैकबोन को नुकसान पहुंचा है। उसका बाकी जिस्म बज़ाहिर सही सलामत नजर आ रहा था, वरना इतनी बुलंदी से गिरने वाले की तो हड्डियां भी चूर चूर हो जाती है। हसन अली ने बताया, दरअसल ये इस झाड़ी पर ही गिरी थी, इस वजह से फौरी मरने से बच गई। इसके बारे में इतनी बेदर्दी से बात न करें, खुदा इसे जिंदगी दे। इसके लिए पहले इसे जीप तक ले जाना होगा। हसन अली का जहन ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा था। उसने जल्दी से मुझे जाकर जीप से इमरजेंसी बैग लाने को कहा। मैं मुमकिन तेजी से भागा। इस बैग में मेडिकल किट भी थी। मैंने हर मुमकिन तेजी से यह नाहमवार रास्ता और नदी अबूर की। जीप कुछ ही फासले पर थी। इमरजेंसी बैग खासा बड़ा था। इसे पुश्त पर लादा और तेजी से वापस आया। महज 10 मिनट में मैं हसन अली और मारिया के पास था। हसन अली ने इमरजेंसी बैग खोला। सबसे पहले एक सख्त कॉलर निकाल कर मारिया की गर्दन पर पहनाया ताकि इसकी गर्दन को मजीद नुकसान न पहुंचे। ऐसा ही एक बैग स्पोर्टर उसकी कमर पर बांधा। एल्युमिनियम की राड जोड़कर इस पर कैनवस चढ़ाकर स्ट्रेचर बनाया और मारिया को इस पर मुंतकिल करके इसे बेल्टों से बांध दिया। ये सब उसने इतनी तेजी और महारत से किया जैसे उम्र भर यही काम करता रहा हो। अब इसे उठाकर चलो, उसने कहा। वक्त नहीं था कि सामान समेटा जाता। सब कुछ वहीं छोड़कर हमने मारिया का स्ट्रेचर उठाया। जीप तक जाने के लिए नदी अबूर करना मुश्किल था, लेकिन हमने ये काम भी कर लिया। मैं और हसन अली एक ऐसे मकाम से नदी पार करके आए जहां पानी हमारे रानों तक आ रहा था। इस तेज रफ्तार और यकबस्ता पानी में तवाजुन ही कायम रखना दुश्वार था। ऊपर से वजनी स्ट्रेचर भी था। मारिया की जान बचाने के जनून में ये मुश्किल काम भी कर गुजरे थे। हसन अली ने अकबी नशिस्त भी निकाल फेंकी। इस तरह मारिया स्ट्रेचर समेत जीप के अकबी हिस्से में आ गई थी। हसन अली ने ड्राइविंग सीट संभाली और मैं मारिया के पास बैठ गया। जब तक जीप सड़क तक नहीं आई, झटके लगते रहे। मैं मारिया को इन झटकों से बचाता रहा था। जैसे ही जीप हमवार सड़क पर आई, मैंने मारिया का चेहरा अपने रुमाल से साफ किया। इसके माथे पर भवों के ऊपर कट लगा था।
ران اور بازوؤں پر بھی زخم آئے تھے، لیکن یہ سب معمولی نوعیت کے تھے۔ اصل چوٹ اسے کمر کے وسط میں ریڑھ کی ہڈی پر آئی تھی۔ یہ چوٹ اسے نیچے گرتے ہوئے ابری ہوئی چٹان سے ٹکرانے سے آئی تھی یا جھاڑی پر گرنے سے آئی تھی۔ وہ تقریباً 70 فٹ کی اونچائی سے گری تھی۔ اگر وہ پختہ زمین پر گری ہوتی تو اس کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ موجزانہ طور پر وہ اس وسیع ڈھلان پر اگی ہوئی واحد جھاڑی پر گری تھی۔ یہ کسی نرم پودے کی پھیل جانے والی جھاڑی تھی جس کے پتے بڑے اور شاخیں نرم تھی۔ انہوں نے ماریا کے تیزی سے گرتے جسم کو نرمی سے سنبھال لیا تھا۔ میں بار بار اس کی نبض دیکھ رہا تھا جو بدستور بے ترتیب تھی۔ اس کا چہرہ اندرونی تکلیف سے سفید ہوا جا رہا تھا۔ مجھے رہ کر اس کا پاگل پن اور اس کے آخری الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس نے گرنے سے پہلے کہے تھے۔ حسن علی نے اس روز خوفناک حد تک تیز ڈرائیونگ کی تھی۔ جیپ مستقل 40-50 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی تھی، جبکہ آتے ہوئے ہم اس سے آدھی رفتار سے آئے تھے۔ تنگ سڑک اور پرپیچ موڑوں پر یہ رفتار حد سے زیادہ تھی۔ 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے کا فرق جیپ کو کسی کھائی میں بھی پہنچا سکتا تھا۔ ماریا کو صحیح معنوں میں طبی امداد ایبٹا آباد کے کسی ہسپتال ہی میں مل سکتی تھی، اور ایبٹا آباد کم سے کم 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ میں پرتشویش انداز میں ماریا کو دیکھ رہا تھا۔ گزشتہ 2-3 سال سے جو حالات چل رہے تھے، ان میں زندگی موت کی کشمکش دیکھنا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، اور میں صرف 15 سال کی عمر میں ان معاملات میں خاصا پختہ ہو چکا تھا۔ ماریا کے لیے میرے دل میں ایک نرم گوشہ تھا اور بس۔ لیکن اس وقت جب وقت اس کے لیے پر لگا کر اڑ رہا تھا، زندگی اور موت کی حد فاضل میں اس کا فاصلہ موت سے کم ہوتا جا رہا تھا، میرے دل میں شدت سے خواہش تھی کہ وہ زندہ رہے۔ اس وقت مجھے لگ رہا تھا اگر وہ مر گئی، میرا ساتھ چھوڑ گئی، تو میری زندگی میں ایک خلا آ جائے گا۔ حسن علی کے بارے میں مجھے کم سے کم یہی معلوم تھا کہ وہ بھی میری طرح اس علاقے میں پہلی بار آیا ہے، لیکن علاقے کی جغرافیائی پوزیشن اور راستوں کے بارے میں وہ مکمل معلومات رکھتا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ مجھے اسکول چھوڑنے کے بعد حسن علی گھر نہیں جاتا تھا، بلکہ کار لے کر ان علاقوں میں گھومتا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے چند ہفتوں میں سارے علاقے اور ایبٹا آباد کے شہر سے مکمل واقفیت حاصل کر لی تھی۔ اس نے صرف 40 منٹ میں جیپ ایبٹا آباد کے ایک اسپتال کے سامنے لے جا کر روکی۔ ویسے تو ایبٹا آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے، لیکن ایک کرمائی تفریحی مقام اور آس پاس بے شمار ہل اسٹیشن ہونے کی وجہ سے یہاں پر زندگی کی ہر سہولت دستیاب ہے۔ یہ ہسپتال نجی تھا، لیکن ایمرجنسی کے لیے تمام سہولیات سے مزین تھا۔ چند لمحے کے اندر ماریا کو اسٹریچر پر ڈال کر ICU میں لے جایا گیا۔ میں اس کے اسٹریچر کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن ICU میں داخلے سے پہلے ہی نرس نے مجھے روک دیا۔ آپ اندر نہیں جا سکتے، ویٹنگ روم میں انتظار کریں۔ حسن علی غائب تھا۔ غالباً وہ ہسپتال کے کسی اہم ڈاکٹر سے بات کرنے گیا تھا۔ میں ویٹنگ روم میں آ گیا۔ حادثے کے بعد جب تک میں حرکت میں رہا اتنا محسوس نہیں ہوا، لیکن ویٹنگ روم کی پرسکون فضا میں آتے ہی اعصاب پر بوجھ سا پڑنے لگا تھا۔ کئی طرح کے سوالات بھی سامنے آئے۔ اول یہ کہ ہم ماریا کے گھر والوں اور پھر جمشید پیلس میں اس کی یہاں موجودگی کی کیا وجہ بتائیں گے۔ خاص طور سے کاجل کو مطمئن کرنا میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ ماریا کے گھر والوں کا سامنا اور ان کے سوالوں کے جوابات مزید اعصاب شکن مرحلہ ہوگا۔ ساتھ ہی یہ فکر بھی تھی کہ ماریا کو اس حادثے میں کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، اس کی زندگی بچ جائے اور وہ معذوری سے بھی بچ جائے۔ میں نے سنا اور پڑھا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی کو نقصان ہو تو انسان کا نچلا حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، یعنی جس جگہ پر چوٹ لگی ہو اس سے نچلا حصہ۔ ماریا زندگی اور جوش سے بھرپور لڑکی تھی۔ کسی قسم کی معذوری اسے مار ڈالتی، اسے جینے کی امنگ چھین لیتی۔ 15 منٹ بعد حسن علی آ گیا۔ میں نے بے قراری سے پوچھا، آپ کسی ڈاکٹر سے ملے؟ وہ ماریا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ بچ تو جائے گی نا؟ اسے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ حسن علی مسکرائے، وہ آئے؟ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ فون کرنے گیا تھا۔ میں نے ماپارا ماریا کے گھر اور اس کے باپ کے دفتر فون کر کے حادثے کی اطلاع دے دی ہے۔ آپ نے جمشید پیلس تو فون نہیں کیا؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اس بار وہ ہنسنے لگا۔ میں احمق نہیں ہوں برخودار، اول تو وہاں فون کرنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جمشید علی ملک سے باہر ہیں، ماریا ہمارا اور اپنے ماں باپ کا مسئلہ ہے۔ ویسے اس نے جس طرح یہاں آنے تک سروائیو کیا ہے، اس سے مجھے کبھی امید ہے وہ بچہ آئے گی، ورنہ حادثے کے بعد جب پہلی بار میں نے اسے دیکھا تو وہ مجھے چند لمحوں کی مہمان لگی تھی۔ بہرحال وہ مضبوط اعصاب اور حوصلے والی لڑکی ہے۔ میں نے کسی قدر اطمینان محسوس کیا۔ حسن علی ڈاکٹر تو نہیں تھا، لیکن اس کی رائے اہم تھی۔ اس کو دنیا کے تجربات نے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ ویٹنگ روم میں وقت گزاری کے لیے رسائل اور اخبارات رکھے تھے۔ میں دل میں اس بات پر مسکرایا تھا جن کے پیارے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوں، بھلا وہ ICU کے اس ویٹنگ روم میں رسائل اور اخبارات سے دل بہلا سکتے تھے؟ مگر انسانی فطرت کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ بعض ایسے بھی ہوں گے جو گمبھیر ترین حالات میں بھی پڑھ سکتے ہوں گے
ऐसे ही लोगों के लिए अस्पतालों वालों ने ये रसायल व अखबारात रखे थे। हसन अली ने वक्त पास करने के लिए बेहतर हल निकाला। फौरते हुए बोला, मैं बाहर कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ, तुम चाय या कॉफ़ी लेना पसंद करोगे? कॉफ़ी क्रीम के साथ। मैंने सर हिलाया। हसन अली चला गया। वेटिंग रूम के एक तरफ शीशे की बंद खिड़कियां थीं, इसके पार अस्पताल में दाखिले का दरवाज़ा और सामने दूर तक फैला सरसब्ज मंजर साफ नजर आ रहा था। ये खिड़की बनाई ही इस मकसद के लिए गई थी कि यहाँ बैठने वाले इस मंजर से दिल बहला सकें। हसन अली चंद मिनट में लौट आया था। उसने कॉफ़ी का डिस्पोजेबल कप मेरी तरफ बढ़ाया। इस पर क्रीम की मोटी तह थी। कॉफ़ी भी अच्छी थी। इस इज़्तिराब के आलम में उसने बड़ा सहारा दिया था। अभी मैंने कॉफ़ी का कप ख़त्म किया ही था कि एक डॉक्टर अपने दस्ताने उतारता वेटिंग रूम में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गंभीरता असरात देखकर मेरा दिल टूटने लगा था। कोई अच्छी खबर नहीं थी शायद। मरीजा के साथ आप दोनों हैं? उसने पूछा। आई मीन मिस मारिया के साथ। डॉक्टर, हम ही उसे लाए हैं। इसकी कंडीशन अब कैसी है? उसने गहरी सांस ली। कंडीशन सीरियस है। असल मसला यह है कि हम उसके लिए सिवाय इसके कुछ नहीं कर सकते कि उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते। इसे फौरी तौर पर किसी बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन की जरूरत है। उसकी रीढ़ की हड्डी के 3 मोहरे बुरी तरह शिकस्ता हो चुके हैं। अगर इसका बर वक्त ऑपरेशन न किया गया तो इसकी माजूरी का इम्कान भी है। हमने एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर दिया है जो इसे इस्लामाबाद ले जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर, हसन अली ने ममनूनियत से कहा। आपके चार्जेस? वो आप जाने से पहले काउंटर पर अदा करके स्लिप लेने। शुक्रिया एंड विश ऑफ गुड लक फॉर दिस ब्यूटिकल। वो आप जाने से पहले काउंटर पर अदा करके स्लिप ले लें। शुक्रिया एंड विश ऑफ गुड लक फॉर दिस ब्यूटिकल। डॉक्टर के जाने के बाद हसन अली चौंका। ओह, मारिया के घर वाले यहाँ के लिए चल पड़े होंगे। इन्हें रोकना तो ठीक है। हम अस्पताल के काउंटर तक गए। हसन अली ने पहले फ़ोन करके मारिया के घर इतला दी कि इसे एम्बुलेंस से लेकर इस्लामाबाद आ रहे हैं, मगर इसके भाई और बाप वहाँ से चल पड़े थे। हसन अली ने अस्पताल के चार्जेस अदा किए। इसमें एम्बुलेंस के जरिए मारिया को इस्लामाबाद तक ले जाने का मुआवजा भी शामिल था। इस दौरान में मारिया को एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जा रहा था। इसके साथ एक डिप की बोतल और ऑक्सीजन में मुंसलिक थी ताकि रास्ते में इसकी हालत ज़्यादा बिगड़ने ना पाए। मैं भी चलूँगा, मैंने हसन अली से कहा। उसने सर हिलाया। तुम एम्बुलेंस में जाओ, मैं पीछे आता हूँ। रास्ते में मारिया के बाप या भाई आते दिखाई दिए तो इन्हें रोक लूँगा। मुनासिब रहेगा, मैंने सर हिलाया। मैं एम्बुलेंस में बैठ गया और फौरी तौर पर रवाना हो गई। अकब में हसन अली जीप में आ रहा था। मैं मारिया के साथ अकबी हिस्से में था। इसका सूता हुआ चेहरा वीरान और बेजान सा लग रहा था। मुझे पछतावा हुआ, काश मैं इस लड़की से ना मिला होता और ना ये इस हाल को पहुंचती, मगर इससे मिलना तो तकदीर थी। अब तक मैं मारिया की दिलचस्पी और मोहब्बत को ऐसा समझता रहा था जैसे सरमा के आगाज ही से अहले कराची नज़ले ज़ुकाम में मुब्तला हो जाते हैं और मुश्किलात का एक डोज लेकर इनकी इस मोहब्बत का खात्मा हो जाता है। जैसे एंटीबायोटिक का जोर नज़ले ज़ुकाम को बका देता है। मगर आजमाइश के इन लम्हात में जब हम दोनों की जान खतरे में थी, मारिया ने बिला झिझक मुझे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने का अज़्म कर लिया। और यह मुमकिन था अगर वो अपना वजन कम न करती तो मेरे लिए बैक वक्त दोनों का बोझ संभालना मुमकिन न रहता। मैं जिस्मानी तौर पर कितना ही मजबूत सही, लेकिन 2 अफराद का बोझ महज एक हाथ के सहारे लामहदूद मुद्दत तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसार परस्त मारिया ने मुझे महफूज रखने के लिए यकीनी मौत कबूल कर ली थी। ये तो खुदा की हिफाजत थी जो वो झाड़ी पर गिरी और मरने से बच गई। ऑर्थोपेडिक सर्जन से रजू करने का मशवरा सुनकर मुझे अपना खदशा दुरुस्त लगने लगा था। इसके स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान हो सकता था और इसके नतीजे में वो सारी उम्र के लिए बिस्तर पर लेट सकती थी। एम्बुलेंस ने 2 घंटे में हमें इस्लामाबाद के एक जदीद अस्पताल पहुंचा दिया जहां न्यूरोलॉजी का शोबा था। मारिया को फौरी तौर पर अंदर ले जाया गया। मैं एम्बुलेंस के पास ही खड़ा था कि पहले हसन अली की जीप आई। इसके अक्म में मारिया का बाप और उसका छोटा भाई एक सनी कार में थे। मारिया के बाप का चेहरा सफ़ेद हो रहा था। वो कार से उतरकर मारिया के स्ट्रेचर के पीछे अंदर चला गया, जबकि हसन अली मेरे पास आ गया। मारिया का भाई शामीना निज़ामी उसके पीछे था। उसे शामी के निक नेम से भी पुकारा जाता था। वो उम्र में मुझसे 2-3 साल बड़ा था, लेकिन कदो कामत के बायस कम ही लगता था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक किस्म की गंभीर खामोशी थी। यूसुफ, ये सब कैसे हुआ? उसने रूखे लहजे में पूछा। मुझे महसूस हुआ जैसे वो मुझसे खुश नहीं है। बहन के साथ पेश आने वाले सानिया का जिम्मेदार वो मुझे समझ रहा था। अगरचे मुझे उससे हमदर्दी थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे उसके लहजे पर गुस्सा आ गया। ये तुम्हें हसन बताएंगे, मैंने उसी के लहजे में कहा और जाकर नज़दीक ही गरासी लान की बेंच पर बैठ गया। शाम के औकात में वहाँ इक्का दुक्का अफराद थे जो शायद मरीज ही थे और शाम की ताज़ा हवा में लुत्फ अंदोज़ होने के लिए अपने बिस्तरों से निकल आए थे। ये जगह ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के सामने थी। हसन अली उसे बता रहा था और मैं देख रहा था
कि वो बरहम बल्कि मुश्तैल नजर आने लगा है। उसने कई बार मेरी तरफ आने की कोशिश की, मगर हर बार हसन अली ने उसे रोक लिया। बिलाकर वो एक झटके से मुड़ा और अंदर की तरफ चला गया। हसन अली मेरी तरफ आया था। उसने गहरी सांस ली। ये दोनों बाप बेटे समझ रहे हैं जैसे हमने मारिया को वहां बुलाकर बाहर से धक्का दे दिया था। फिल वक्त वो सदमे में है, मारिया होश में आकर इन्हें खुद सब बता देगी, मैंने कहा। हसन अली कुछ सोच रहा था। देखो यूसुफ, बाजुकात ऐसा होता है जो हमने सोचा नहीं होता या हम नहीं चाहते। अगर खुदा न खास्ता मारिया बच न सकी तो हम इन बाप बेटे के सामने क्या वजाहत पेश करेंगे। मुमकिन है वो पुलिस में चले जाएं और हमारे खिलाफ FIR दर्ज करवा दें। महमूद निजामी ने इशारों में कहा था, अगर वो मारिया होश में ना आई या उसने हमारे बयान की तस्दीक ना की तो हमें बुरे नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हमें डरने की क्या जरूरत है। मैंने बेपरवाही से चाने उचकाए। बात डरने की नहीं बल्कि परेशानी में पड़ने की है। मैं इत्मीनान से तुम्हारी तरबियत करना चाहता हूँ। तुम्हें अपना तालीमी कैरियर आगे बढ़ाना है। किसी किस्म के तनाज़े में पड़ने से इसमें रखना तो आएगा। मैंने बेबसी से जवाब दिया, तब आप बताएं मैं भला क्या कर सकता हूँ। मैंने जानबूझकर उस मसले को दावत नहीं दी है। मैं जानता हूँ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हसन अली ने गोया मुझे तसल्ली दी। मैं तुम्हें सिर्फ हालात और इम्कानात से आगाह कर रहा हूँ। हमें हर मुश्किल के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा करें, आप किसी तरीके से पापा को इन्फॉर्म कर दें, वो खुद ही इस मसले को देख लेंगे। गुड, ये अच्छा मशवरा है, लेकिन तुम्हारे पापा इस वक्त कहीं समंदर में हैं। इनके दफ्तर से टेलेक्स तो किया जा सकता है, लेकिन फ़ोन करना मुमकिन नहीं है। चलें इतना ही हो जाए, मैंने कहा। चलें जी, मुसीबत आ रही है। महमूद निजामी इमरजेंसी डोर से बाहर आ रहा था। इसके तासरात खासे गंभीर थे। हसन अली ने फौरन उससे पूछा, मारिया की हालत अब कैसी है? उसकी हालत अच्छी नहीं है, वो सर्द लहजे में बोला। डॉक्टर ने कहा है वो बच जाएगी, लेकिन इस बात का इम्कान है कि उसकी दोनों टांगें बेकार हो जाएं। खुदा न करे, मेरे मुंह से निकला। महमूद निजामी ने खा जाने वाली नजरों से मुझे देखा। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वह अहमक लड़की शुरू से तुम्हारे पीछे पागल हो रही थी। तुमने उसे अपने जाल में फंसा रखा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर उसे कुछ हुआ तो। मोहतरम, इस वक्त आप जज्बाती और सदमे में हैं। बाद में आप इस मामले पर गौर करेंगे तो मुझे बेकसूर पाएंगे। मैंने कभी मारिया की हौसला अफजाई नहीं की। बको मत, तुम उसके पीछे पड़े थे। हाय मेरी मासूम बच्ची। मैंने एक बार फिर खुद को ठंडा रखने के लिए गहरी सांस ली। मैंने क्या बताता कि इनकी मासूम बच्ची एक ऐसे यूथ क्लब में जाती थी जहां आला सोसाइटी के नौजवान लड़के और लड़कियां मादर पिदर और इखलाक से आज़ाद सरगर्मियों में मसरूफ रहते थे। मैंने चुप रहना मुनासिब समझा। महमूद निजामी कुछ देर मुझे खा जाने वाली नजरों से देखता रहा, फिर दोबारा अंदर की तरफ चला गया। हसन अली इसके पीछे लपका था। दोनों अंदर गायब हो गए। मैं खड़ा रह गया। मुझे मारिया की फिक्र थी। इसके बारे में जानने के लिए अभी मैं अंदर जाने के बारे में सोच रहा था कि वहां से एक नर्स गुजरी। इसका रुख भी उसी वार्ड की तरफ था। एक्सक्यूज मी प्लीज। नर्स रुक गई। जी फरमाइए, उसने नर्म लहजे में पूछा। अंदर एक लड़की आई है, मिस मारिया निजामी। मुझे उसके बारे में मालूम करना है। एनी प्रॉब्लम? उसने पूछा। उसे हादसे की वजह से बैक बोन इंजरी हुई है। उसकी कंडीशन खासी सीरियस थी जब हम उसे यहाँ लाए। नर्स ने फिर पूछा, ये बात तो आप खुद जाकर मालूम कर सकते? नहीं कर सकता। मैंने मुमकिन हद तक मुंह लटकाया। अंदर मिस मारिया के खूनखार वालिद बुजुर्गवार हैं। नर्स हंस पड़ी। अच्छा ये बात है, आप 10 मिनट वेट करें, मैं मालूम करके खुद बताती हूँ या किसी से कहलवा दूंगी। आपका नाम क्या है? यूसुफ अली खान।